हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। पार्टीशन मेथड के लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये जो इसका फॉर्मूला आता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का, वो हम लोग ने डिराइव कर लिया था और एक एग्जांपल देखा था और बाकी कुछ क्वेश्चन इस टाइप टाइप के किए थे कि कब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो उसको देख लें। अब इस वीडियो में हम लोग इस पार्टीशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, या फिर लास्ट वीडियो में हम लोग ने दूसरे तरीके से उसको बोला था कि एन प्लस पार्टीशन सी पार्टीशन, और इस तरीके से भी फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो अपना आंसर हो जाएगा, तो अगर 6 लोग हैं तो कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 5 पार्टीशन करने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू है 18, तो 18 प्लस पार्टीशन सी पार्टीशन। r होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 6 वेरिएबल है तो r की वैल्यू 6 है, तो आप r की वैल्यू 6 रख के यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो 18 प्लस 6 माइनस वन, या फिर 6 वेरिएबल है तो हमें उससे कम पार्टीशन करना पड़ता है, वैसे याद रखो। तो ये सीधे सीधे कितना आ गया, 23C5, है ना। बाकी इसको तो कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 23C5 होंगे। तो इसमें वो केस भी आएंगे जब x1 18 रहा होगा, बाकी सारे जीरो रहेंगे। ऐसे भी केस आए होंगे कि जब x1 जीरो रहा होगा और वो जो 18 है वो बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो है ना, वो सब हम लोग सीख चुके हैं, तो ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले हमें खुद से सवाल पूछना है, क्या हम डायरेक्ट पार्टीशन मेथड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बोला पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि x1 x2 x3 x4 में से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एटलीस्ट वन होनी चाहिए सभी की वैल्यू, और इंटीजर होनी चाहिए। तो जो पार्टीशन मेथड के फॉर्मूले से आंसर आता है, तो उसमें तो वो वाले केस भी आते हैं कि जब इनमें से कोई हो सकता है एक जीरो हो, दो जीरो हो, या फिर तीन जीरो हो। तो वो फॉर्मूला अभी डायरेक्ट नहीं लग सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फिलहाल देखो कंडीशन क्या है अपने पास, कि जो xi है, यानी कि x1 x2 x3 x4, ठीक, वो सभी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। और बाकी सभी के सभी, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर है। अब हमें फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि सारे वेरिएबल जीरो से स्टार्ट हो। तो देखो वो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ना, एक सिंपल सा स्टेप और हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे, x1 को हम लोग रख देंगे t1 प्लस वन, ठीक है। x2 को हम लोग रख देंगे t2 प्लस वन, x3 को हम लोग रख देंगे, अभी समझते हैं ना इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा हो रहा है, t3 प्लस वन, और x4 को रख देंगे t4 प्लस वन। ठीक, अब देखो x1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक, तो अगर यहां पर तुम x1 की मिनिमम वैल्यू रखते हो वन, तो t1 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t1 की मिनिमम वैल्यू एक तरीके से बोला t1 मिन कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी कि जब x1 की मिनिमम वैल्यू वन है तो t1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है। ऐसे ही x2 की मिनिमम वैल्यू वन है, तो वो यहां पर रखोगे तो t2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ऐसे t3 t4 की भी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी मेरे ख्याल से सभी को एग्री करना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं t1 t2 t3 t4, ये किससे स्टार्ट होंगे, ये जीरो से स्टार्ट होंगे। यानी कि ये सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। और एक आए कैसे हैं, x1 इज इक्वल टू t1 प्लस वन, x2 इज इक्वल टू t2 प्लस वन, एंड सो ऑन। तो अब ये जो सब्सटीट्यूशन हम लोग ने इस लाइन में लिखे हैं, इनको ऊपर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखते हैं इससे क्या हो रहा है। तो x1 की जगह आ गया देखो t1 प्लस वन, x2 की जगह आ गया t2 प्लस वन, x3 की जगह आ गया t3 प्लस वन, और x4 की जगह आ गया t4 प्लस वन, बराबर 12। तो जो जितने भी वन है उनको उधर भेज दो। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इज इक्वल्स टू आ गया 8। अब हमें खुद से पूछना है, क्या यहाँ पर हम पार्टीशन मेथड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो वही यहाँ पर पार्टीशन मेथड वाला फॉर्मूला हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जो सारे वेरिएबल्स हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन वाला यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से आंसर हो जाएगा अपना, 4 लोग के लिए 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो 8 + 3c3 बोले तो 11c3। अब हमें ये समझना है कि इस इक्वेशन के t1 + t2 + t3 + t4 के 11c3 सोल्यूशन आए, तो हमें ये समझना है कि ऊपर वाली के यानी कि x1 + x2 + x3 + x4 के भी 11c3 सोल्यूशन ही आएंगे। तो देखो वो सोचना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुम ऐसे सोचो कि जैसे ये 11c3 सोल्यूशन आए, तो t1 + t2 + t3 + t4 बराबर 8। तो इन 11c3 सोल्यूशन में ऐसे सोल्यूशन भी आएंगे कि जब ये 0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा, सपोज कर लो ये 5 रहा होगा, ये 3 रहा होगा। ठीक, अब ये तो t1 t2 t3 t4 की वैल्यू आई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग x1, अगर t1 0 है तो x1 1 होगा, t2 0 है तो x2 भी 1 होगा, t3 5 है तो यहां पर रखो, तो x3 कितना होगा, x3 होगा 6, और t4 3 है तो x4 कितना होगा 4। तो देखो 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12, देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इन दोनों में 1-to-1 रिलेशन है। t1 की तुम एक वैल्यू रखोगे तो x1 की एक वैल्यू मिलती जाएगी, ऐसे ही t2 की कोई एक वैल्यू रखोगे तो x2 की एक वैल्यू मिलती जाएगी, ऐसे करके चलता जाएगा। तो बेसिकली इसके हर सोल्यूशन को जब हम लाइन अप करेंगे, 11c3 सोल्यूशन जब लिख लेंगे पूरे के पूरे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें इस इक्वेशन के भी सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो जितने इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे उतने ही ऊपर वाली इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो जब भी आपके वेरिएबल्स 0 से ना स्टार्ट हो रहे हो सकता है 2 से स्टार्ट हो रहे हो सकता है कहीं -2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो उनको एडजस्ट करके इस तरीके से लाएंगे कि सारे वेरिएबल्स, अगर फॉर्मूला लगाना है आपको ये पार्टीशन मेथड वाला, तो सारे जो टीआईज हैं उनको 0 से स्टार्ट होना जरूरी है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी थीम पे। अब देखो हम लोग ने सारे वेरिएबल्स की अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया है, तो इसमें भी देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब भी हम नीचे वाला बाउंड, लोअर बाउंड डिस्टर्ब करेंगे, मतलब 0 से नहीं स्टार्ट करवाएंगे, तो वहां पर सॉल्व करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। दिक्कत तब होती है जब ये x1 x2 x3 x4 x5 21 तक नहीं जा पा रहे होते हैं ना, दिक्कत मेन तब आती है ना। तो उसको भी डील करने का तरीका होता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो क्या किया करो, सेफ साइड यहाँ पे हर जगह इक्वल टू टाइप की चीज लिख दिया करो। इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए, ठीक, और x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि हम लोग इसको लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। भाई 0 से बड़ा है और इंटीजर है, तो यानी कि 1 या उससे बड़ा होगा, है ना। ऐसे ही x4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और x5 -3 से बड़ा है और एक इंटीजर है, तो यानी कि -2 या उससे बड़ा होगा। ठीक, अब पहली बात तो डायरेक्ट हम लोग फिक्टिशियस पार्टीशन का यानी कि पार्टीशन मेथड वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि सारे वेरिएबल 0 से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर से कुछ सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो ये तो देखो अभी अभी देख क्या है कि x1 1 से स्टार्ट हो रहा है, x1 की जगह t1 + 1 रख देते हैं। अब देखो हमें एज सच x2 से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सब हम लोग t के टर्म में लिखेंगे, तो बस ऐसा कर देते हैं कि x2 को भी ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, t2 रख देना ना, कोई चेंज नहीं किया, बस नाम चेंज कर दिया। अब देखो x3 -2 या उससे बड़ा है, तो सोचो जरा यहाँ पर तुम क्या सब्सटीट्यूशन करोगे ना, सोचो जल्दी से। यहाँ पर हम लोग करेंगे x3 = कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर जो t3 है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ जाए, तो x3 को रखेंगे t3 -2। ठीक, अब चेक करके देख लो, जब तुम x3 की वैल्यू -2 रखोगे, यानी कि x3 -2 या उससे ज्यादा, तो x3 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। तो जब तुम वो यहाँ पर रखोगे तो t3 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, t3 की वैल्यू अपने आप आ जा रही है 0। तो इन शॉर्ट हमारा लॉजिक एक तरीके से सोचो बन गया है। तो हम लोग को क्या रखना पड़ता है, हम लोग को रखना होता है xi = ti, ठीक है। और फिर यहाँ पर वही चीज आती है जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर +1 दिख रहा है, तो पहले केस में यहाँ पर +1 आ गया। दूसरे केस में जैसे अगर देखो तो चलो यहाँ पर ti कर देते हैं, दूसरे केस में अगर यही चीज सोचे तो i की वैल्यू इसके लिए 3 है ना, उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ गया दूसरे वाले केस में, यहाँ पर -2 लिखा है तो -2 आ गया। तो अब सेम लॉजिक से हम लोग x4 की जगह क्या रखेंगे, तो x4 = t4,
और फिर जो यहाँ पर दिख रहा है तो प्लस का 2 तो प्लस का 2, ठीक। और बाकी वेरीफाई कर ही सकते हो कि x4 की मिनिमम वैल्यू 2 रखोगे तो t4 की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा कोशिश यही है कि सारे वेरिएबल्स 0 से स्टार्ट हो। फिर लास्ट में x5 की जगह, अब मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है, x5 की जगह रखेंगे t5 माइनस 2। तो चलो ये सारे सब्स्टिट्यूशन करके अब हम लोग आंसर निकालते हैं। तो एक आया t1 प्लस 1, दूसरा आया t2, तीसरा आया x3 की जगह रखा है t3 माइनस 2, x4 की जगह रखा है t4 प्लस 2 और x5 की जगह रखा है t5 माइनस 2। और ये किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो ये -2 से +2 तो कैंसिल हो गया, -2 + 1 -1 उधर जाके 22 हो गया। तो फाइनली आ गया अपने पास t1 + t2 + t3 + t4 + t5 इज इक्वल्स टू, प्लस का 1 हुआ था ना तो 22 हो गया। अब ये सारे जो टी आईज हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो हम लोग अपने पार्टीशन मेथड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब अपना फाइनल आंसर क्या हो गया? अब अपना फाइनल आंसर हो गया 5 लोगों के लिए कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे? 4 पार्टीशन। तो 22 + 4 C4 बोले तो 26C4, ठीक। तो अब किसी भी वेरिएबल का अगर लोअर बाउंड डिस्टर्ब है तो हमें उसको एडजस्ट करना आता है। बस हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर ग्रेटर देन लिखा है तो पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख देंगे, और फिर जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है -2 दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर x3 को क्या रख दिया? t3 माइनस 2, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इन इक्वेशन दिस। तो हम अब की चाहते हैं कि x1 + x2 + x3 + x4 लेस देन और इक्वल टू 20 है, ठीक। तो 20 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और नॉन नेगेटिव चाहिए तो लीस्ट कहां तक जा सकता है? 0 तक जा सकता है, ठीक। तो इसको देखो दो तरीके से समझेंगे हम लोग। पहला तरीका क्या है, देखो कि अगर ये 20 या उससे छोटा हो सकता है तो फिर क्या क्या हो सकता है? तो देखो x1 + x2 + x3 + x4 हो सकता है कि 20 के बराबर हो जाए, या फिर x1 + x2 + x3 + x4 इसके बराबर हो जाए, 20 से उससे छोटा तो 19 के यानी कि 19 के बराबर हो जाए। x1 + x2 + x3 + x4 ऐसे ही हो सकता है 18 के बराबर हो जाए, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहे, और लास्ट में x1 + x2 + x3 + x4 इसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक। और इन सभी केसेस में हमें चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो जैसे कोई हम लोग से पूछ रहे कि इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो 4 लोग हैं तो यानी कि 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो 20 + 3C3 बोले तो 23C3। अच्छा, x1 + x2 + x3 + x4 या तो 20 के बराबर होगा, या फिर 19 के बराबर होगा, या फिर 18 के बराबर होगा, एंड सो ऑन, यानी बीच में और लगा है। तो यानी कि जो अलग अलग इक्वेशन से सोल्यूशन आएंगे वो आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। ऐसे ही इसके कितने हो जाएंगे? तो तीन पार्टी हर जगह तीन ही पार्टीशन करें तो 19 + 3C3 वो तो बोले तो 22C3। ऐसे ही यहाँ पर 18 + 3C3 बोले तो 21C3, और सेम लॉजिक से लास्ट में 0 + 3C3 यानी कि 3C3। तो एक तरीके से जो अपना आंसर आ रहा है वो आंसर कुछ इस टाइप से आ रहा है। इस सीरीज को ऐड करेंगे। अच्छा, 3C3 से जस्ट पहले क्या रहा होगा? 4C3 रहा होगा, क्योंकि 3C3 से जस्ट पहले यहाँ पर 0 की जगह 1 रहा होगा, तो 1 + 3C3 ऐसे करके होगा। तो ये सीरीज देखो कुछ ऐसे आ रही है, 3C3 + 4C3 एंड सो ऑन 21C3 + 22C3 + 23C3। तो जिसने बाइनोमियल सीरीज वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो वो तुरंत इसका आंसर बता देगा कि क्या होगा। वरना अगर भूल गए हो तो देखो बाइनोमियल में हम लोग ने एक सीरीज पढ़ी थी कि के सी के प्लस के प्लस 1 CK प्लस के प्लस 2 CK एंड सो ऑन अप टू n CK। नहीं अगर है तो आज से ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू n+1 CK+1। तो इस सीरीज में क्या होता है कि के सी के से शुरू होती है सीरीज, फिर ये देखो के नीचे सेम रहता है, ऊपर वाले बढ़ते रहते हैं,
और लास्ट में आंसर कैसे आता है, जो लास्ट टर्म होता है उसमें ऊपर नीचे, मतलब याद रखने का तरीका, लास्ट टर्म में ऊपर नीचे एक एक बढ़ा दो। तो वही देखो यहाँ पर भी हो रहा है, तो उस सेम लॉजिक से 3C3 4C3 से लेकर ये यहाँ तक जा रही है, तो आंसर कैसे आ जाएगा, बस लास्ट वाले में एक एक बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा 24C4, है ना। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका, कि हम लोग को 20 या उससे छोटा चाहिए था, तो हम लोग ने अलग अलग केसेस देख लिया और सबको ऐड कर दिया, और एक बाइनोमियल सीरीज बनी, उसका हमें आंसर पता था तो उसको यूज कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं, जो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। देखो अभी क्या है, अभी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 लेस देन और इक्वल टू 20 है, मतलब अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कमजोर है ना, क्योंकि उसके 20 से कम होने के भी केसेस है। तो लेफ्ट हैंड साइड अभी कमजोर है, तो जो मुकाबला है उसको बराबरी का करने के लिए हम लोग एक और वेरिएबल ले आए, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और अब हम एक नया वेरिएबल अपनी तरफ से ले आए, और हमने बोला भाई अब मुकाबला, ये तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आ गया, मुकाबले को बराबर करने के लिए आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20 लिखा है ना। अभी आपको लॉजिक समझ में आएगा क्या है, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के बताओ कि इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होंगे। तो इसके कोई हम लोग से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पूछेगा, तो 5 लोग हैं तो 4 पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो 20 + 4C4 बोले तो 24C4, और अगर हम ध्यान दें तो पीछे वाले क्वेश्चन का भी यही आंसर आया था 24C4, इतनी मशक्कत करने के बाद। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इसको x5 ऐड करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखो होगा क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू जो 20 आया है, इसमें सारे केसेस कवर होंगे। तो इसमें जो x5 है, कोई आपसे पूछे कि जो ये 24C4 है, तो इसमें x5 की क्या क्या वैल्यू आई होगी अलग अलग सोल्यूशन में। तो कई ऐसे सोल्यूशन भी होंगे जिसमें x5 0 रहा होगा, कई ऐसे सोल्यूशन भी रहे होंगे जब x5 1 रहा होगा, कई ऐसे सोल्यूशन भी रहे होंगे जब x5 2 रहा होगा, और ऐसे ही कई ऐसे सोल्यूशन भी होंगे जिसमें x5 20 तक गया होगा, क्योंकि 24C4 में वो सारे आंसर, मतलब जो सारे वेरिएबल है वो 0 से पूरा 20 कवर करते हैं। तो देखो जब x5 0 रहा होगा जिन जिन केस में, तो उस केस में बाकी चारों का सम कितना रहा होगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके बराबर रहे होंगे। तो x5 को 0 रख दो तो ये कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। जब x5 की वैल्यू 1 हुई होगी, है ना, कई केस ऐसे बनेंगे जब x5 की वैल्यू 1 हुई होगी, तो उस केस में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितने आ रहे होंगे, का सम कितना आ रहा होगा, 19 आ रहा होगा। ऐसे ही जब x5 2 बनेगा तो इनका सम 18 आएगा। तो यही तो हम चाहते थे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 20 भी रहे, 19 भी रहे, 18 भी रहे, और एक केस ऐसा भी आएगा जब x5 20 बना होगा, है ना, मतलब एक क्या कई केस ऐसे आएंगे तो x5 20 रहा होगा, या मतलब एक ही आएगा इनफैक्ट, क्योंकि बाकी फिर चारों को 0 होना पड़ेगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो x5 की अलग अलग वैल्यू के लिए वो सारे केसेस यहाँ पर भी कवर हो रहे हैं जो हम लोग ने पीछे कवर किए थे। तो इसको हम लोग डमी वेरिएबल बोलते हैं। तो इस डमी वेरिएबल को ऐड करके हम लोग मुकाबला बराबरी का कर देते हैं, और अगर हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने होते हैं तो फिर डायरेक्ट पार्टीशन मेथड वाला फॉर्मूले से आंसर आ जाता है, ठीक। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए एक ये क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इन इक्वेशन दिस। तो आपकी हम लोग क्या चाहते हैं, आपकी हम लोग दो चीज चाहते हैं। पहली चीज तो हम लोग चाहते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो है अपना, वो 15 या उससे छोटा रहे। तो अगर हमें सिर्फ इतनी ही चीज निकालनी होती, तब तो भी जो जैसे पीछे था डमी वेरिएबल ऐड करते और अपना काम हो जाता। अब लेकिन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को जब तुम लेस देन और इक्वल टू 15 के सोल्यूशन निकालोगे, तो वो वाले सोल्यूशन भी आएंगे जब इनका सम 5 4 3 2 1 या मतलब 6 5 4 3 2 1 0 रहा होगा, है ना, वो वाले केस भी आएंगे। लेकिन हमें एक और चीज देखनी है कि ये सम जो है ये 15 या उससे तो छोटा हो, लेकिन 6 से बड़ा हो। तो यानी कि हम क्या चाहेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बेसिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 रहे, ठीक। तो हम लोग क्या कर दें, है ना, क्योंकि इसमें तो भाई सारे आंसर आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग वो वाले केस हटा देते हैं कि जब x1 प्लस x2
प्लस x3 प्लस x4 जो है, हम क्या चाहते हैं 6 से बड़ा रहे, तो वो वाले केस हटा दे। जब ये 6 सॉरी x4 जब ये 6 या उससे छोटा हो रहा है, सोचो, तो जब ये वाले केसेस हटा दोगे तो वही वाले केसेस बचेंगे जिसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो है वो 6 से बड़ा रहा होगा और 15 से छोटा रहा होगा, क्योंकि हम लोग लेस देन और इक्वल टू 15 वाले केस में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 6 वाले, तो ये वाला रेस्ट्रिक्शन भी फुलफिल हो जा रहा है। तो अब इसको निकालना आसान है ना, थोड़ा सा आप सोचो, अगर कोई डाउट हो इस चीज में तो नीचे कमेंट में बोलना, तो मैं समझा दूंगा। तो अब इसको तो भाई डमी वेरिएबल की मदद से कर लेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 15, और अनफेवरेबल सॉल्यूशंस कौन से थे, अनफेवरेबल थे x1 प्लस x2, ये जब लेस देन और इक्वल टू 6 हो रहा था, ठीक, तो x3 प्लस x4 प्लस x5, यहाँ पे भी डमी वेरिएबल ऐड कर दिया बराबर 6, है ना। तो लॉजिक मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए कि हम लोग को ये 6 से बड़ा भी चाहिए था, तो जब जब ये 6 या उससे छोटा हो रहा है, 6 के बराबर हो रहा है, वो भी नहीं चलेगा ना, अपने को स्ट्रिक्टली 6 से बड़ा चाहिए था, तो जब जब ये 6 के बराबर हो रहा है या 6 से छोटा हो रहा है, टोटल में से वो वाले केस सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वही वाले केसेस बचेंगे जब ये 15 से छोटा होगा और 6 से बड़ा होगा। चलो अब इसका आंसर तो लिखना अपने लिए बाएं हाथ का खेल है। 5 लोग हैं तो 4 पार्टीशन करने होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 19c4 माइनस, अगेन 5 लोग हैं तो 4 पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 6 प्लस 4c4 यानी कि 10c4। तो मेरे ख्याल से ये सभी को क्लियर होना चाहिए, तो है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आया तो अब आराम से आप डील कर सकते हो। ठीक, चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन प्लेस 9 आइडेंटिकल बॉल्स इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ठीक, तो बेसिकली हमको क्या करना है कि हमारे पास एक तरीके से 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हें हमें 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में रखना है। ठीक, तो इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि किस बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट जा रहा है ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन किसी बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट जा रहे हैं ये जरूर मैटर करेगा। तो जिसको इसका प्रूफ याद होगा कि कैसे हम लोग ने पार्टीशन मेथड में प्रूफ किया था फॉर्मूले को, तो वो समझ गया होगा कि ये पार्टीशन मेथड का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग बोलें कि अगर बॉक्स 1 में x1 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, बॉक्स 2 में x2 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, बॉक्स 3 में x3 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं और बॉक्स 4 में x4 ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, ठीक, तो उनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हमें रखने हैं, टोटल बॉल्स जो रखनी है वो 9 रखनी है। दूसरी बात, एक रेस्ट्रिक्शन इन्होंने क्वेश्चन में लगा रखा है, सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, तो यानी कि जो एक्साइज है, यानी कि x1 x2 x3 x4 है, ये सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक, तो अब ऐसा अब ये 1 है तो हम मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग को महारत हासिल हो गई है। हम लोग क्या कर देंगे, हर xi की जगह, यानी कि x1 x2 x3 x4 की जगह क्या कर देंगे, ti, और फिर जो यहाँ पर लिखा है +1 कर देंगे। ठीक, तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, ऐसा करने से आ जाएगा x, सॉरी x तो नहीं, अब तो t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर t1 +1 प्लस t2 +1 प्लस t3 +1 प्लस t4 +1 इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इज इक्वल्स टू कितना, 5। ठीक, तो अब आंसर कितना हो जाएगा, 4 लोग हैं तो 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो 5 + 3 यानी कि 8c3। ठीक, तो यहां से अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो आंसर कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 56 आ गया। तो आपको आज से ध्यान क्या रखना है, जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हमेशा पार्टीशन मेथड लगाएंगे। यही क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया जा सकता है कि 9 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और ये ti+1 वाला हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला था कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, यानी हर बॉक्स में एक बॉल तो जानी ही चाहिए। ठीक, तो जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो ना, इसको कहीं लिख लेना, जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हमेशा पार्टीशन मेथड लगा देंगे।
और अगर इस क्वेश्चन में ये नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी वाली चीज ना बोली होती तो हम लोग इसी स्टेप पे फॉर्मूला लगा देते, लेकिन चूंकि सारे xi ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थे तो फिर पार्टीशन मेथड में जो हम लोग ने एडजस्टमेंट सीखे हैं वो हम लोग को करने पड़े। ठीक, तो इस बात को अपने को दिमाग में आज से रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें पकड़ लेनी है कि हमें देखना है कि जो चीजें बांटी जा रही हैं वो आइडेंटिकल है, लेकिन जिनमें बांटी जा रही हैं वो डिस्टिंक्ट है, तो पार्टीशन मेथड यूज होगा। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज 5 apples, 4 mangoes, and 6 oranges can be distributed among 4 persons such that any person can get any number of fruits और fruits of same type are identical। ठीक है, तो 4 लोग हैं और हमें ये सारे फल उनमें बांटने हैं, तो क्या किया जाए? सबसे पहले आप सोचो अगर कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि 4 लोग हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू, ये कितना है, 6 और 4 10 और 15। क्या इसके मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना क्या सही होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 है और टोटल 15 फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे। और ऐसा भी कोई नहीं बोला कि हर पर्सन को एटलीस्ट एक फ्रूट मिलना ही चाहिए, है ना। एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स, हो सकता है कि सारे सारे एक को ही मिल जाए, हो सकता है कुछ को कुछ भी ना मिले, है ना। तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाना सही होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर लगाना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 15 है ये सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं है ना, ऑल आर नॉट आइडेंटिकल। अगर ये 15 के 15 फल आइडेंटिकल होते, फ्रूट्स आइडेंटिकल होते, तब तो हम फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अभी 15 के 15 फ्रूट्स नहीं आइडेंटिकल है। 5 अलग आइडेंटिकल है, 4 अलग आइडेंटिकल है और 6 अलग आइडेंटिकल है, तो ये तो नहीं कर सकते। तो फिर किया क्या जाए? तो आप जब भी पीएनसी में ऐसा एस टाइप के क्वेश्चन आया करें ना, तो आप थोड़ा सा उसको फिजिकली रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सोचा करो, कि सोचो कि तुम ये काम कर रहे हो कि तुम्हारे पास 5 एप्पल्स, 4 मैंगोज और 6 ऑरेंजेस हैं और तुम्हें 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले तुमने क्या किया कि मैंगोज और ऑरेंजेस की टोकरी को नीचे रख दिया और तुमने ऊपर रखे एप्पल्स। तुमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, पहले एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 4 लोगों में तुम्हें 5 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 5। अब क्या इसमें 5 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त तुम फॉर्मूला लगा सकते हो पार्टीशन मेथड वाला? लगा सकते हो, क्योंकि अब जो यहाँ पर 5 है, ये 5 एप्पल्स क्या है, आइडेंटिकल है, फ्रूट्स ऑफ सेम टाइप आर आइडेंटिकल, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। तो तुमने क्या किया कि 5 एप्पल्स को ऊपर रखा, तुमने कहा कि भैया चलो एप्पल्स बांट देते हैं। एप्पल्स बढ़ गए, अब तुम क्या करोगे, एंड अभी तुम्हारा काम तो खत्म नहीं हुआ है, अब तुम कहोगे चलो एप्पल्स बढ़ गए, अब मैंगोज बांट दे, तुमने मैंगोज की टोकरी ऊपर रखी और बांटना शुरू कर दिया। तो अब की क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 4, और यहां पर भी पार्टीशन मेथड वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे क्योंकि ये 4 लोग आइडेंटिकल है। एंड जब ये भी मैंगोज भी बढ़ जाएंगे तो तुम कहोगे कि अब ऑरेंजेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो एंड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो तुमने एप्पल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड मैंगोज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड ऑरेंजेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टीशन मेथड का तुम्हारा फॉर्मूला भी लग गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सोच रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि जो हमने इस क्वेश्चन में किया एकदम सही है, इसमें कोई केस नहीं छूटेगा, है ना। अब जैसे ये हो सकता है कि जब तुमने 5 एप्पल्स बांटे हो तो सारे के सारे तुमने x1 को ही दे दिए हो, फिर तुमने 4 मैंगोज भी सारे के सारे x1 को दे दिए हो और 6 ऑरेंजेस भी सारे के सारे x1 को दे दिए हो, तो सारे के सारे फ्रूट्स किसके पास चले गए, x1 के पास चले गए। तो उन्होंने बोला भी है कि किसी भी पर्सन को एनी नंबर ऑफ फ्रूट्स मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई केस इसमें नहीं छूट रहा है। और अब हर जगह हम लोग पार्टीशन मेथड लगाएंगे, एंड लगा है तो पीएनसी में एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। चलो, तो अब आंसर कितना आ जाएगा, 4 लोग हैं तो कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 3, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8c3, एंड बोले तो मल्टीप्लीकेशन, 4 लोग हैं हर जगह 3 पार्टीशन करने, तो 4 प्लस 3c3 बोले तो 7c3 इंटू 4 लोग हैं तो कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, अगेन 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, तो 6 प्लस 3c3 तो यानी कि 9c3, यही आपका आंसर हो गया। तो एक अच्छी प्रॉब्लम थी। तो पीएनसी में यही होता है कि सेम फॉर्मूले पे 10 तरह की लैंग्वेज बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और थोड़ा बहुत उसमें आपको एडजस्टमेंट करके आंसर निकालना होता है। तो बस आपको पहचानना आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज
ऐसे हो रही है। अब जैसे यही क्वेश्चन था, तो इसमें सोचो कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता, मैं तुमको बोल देता कि 9 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, है ना, और 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो सोचो क्या होता। तो पहली बात तो पार्टीशन मेथड तो ना लग पाता, क्योंकि यहाँ पर जो 9 है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे पार्टीशन मेथड में जो भी होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, यहाँ पर डिस्टिंक्ट है। तो फिर सोचना कि क्या हो सकता है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, और अगर क्लियर हो तो बताना फिर कैसे होगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। इसमें एक वीडियो भी मैं और बनाऊंगा जिसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि जिनका लेवल थोड़ा सा अलग होगा। और अभी हम लोग ने वैसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं जब हम लोग ने अपर बाउंड डिस्टर्ब किया। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, लोअर बाउंड में दिक्कत पैदा कर रहे थे कि x1 को 1 से स्टार्ट कर दिया, x2 को -2 से स्टार्ट कर दिया। तब क्या होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 15 चाहिए, लेकिन x1 x2 x3 x4 10 तक जा पा रहे हैं इंडिविजुअली। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, तो वो सब समझेंगे। और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि पार्टीशन मेथड के थ्रू किए जा सकते हैं, उनको भी समझेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच।